तो आज मैं डोरोरो एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमेस में से एक है दैट आई एवर वॉच। और हाँ, ये एनिमे थोड़ा डार्क थीम में जाता है, जहाँ ये एनिमे हमें हीरोज एंड विलन्स के बीच उस थिन लाइन को दिखाता है जिसे हम ज्यादातर शोनन एनिमेस में नहीं देख पाते। अब ज्यादा देर न करते हुए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है द लैंड ऑफ डाइगो। अब ये वो रीजन है जहाँ सर डाइगो रूल करते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से इस रीजन में बारिश नहीं हो रही है और यहाँ होते नेचुरल डिजास्टर्स से लोग हर दिन अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन इस रीजन के रूलर सर डाइगो इन सब चीजों को रोकने के लिए और अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 12 डीमन गॉड्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डीमंस उनके लैंड को फर्टिलाइज बनाएंगे और नेचुरल डिजास्टर्स को रोकेंगे, लेकिन इसके बदले में डीमंस उनसे कुछ भी ले सकते हैं। और अब हम देखते हैं कुछ महीनों बाद, जहाँ सर डाइगो की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है, लेकिन तभी उस बच्चे के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और हम देखते हैं कि उन 12 डीमन गॉड्स में से हर एक डीमन ने उस बच्चे से एक बॉडी पार्ट ले लिया था, लेकिन वो बच्चा फिर भी किसी तरीके से जिंदा था। लेकिन उस बच्चे के पास न हाथ थे, न पैर और न ही किसी तरीके के सेंसेस। इवन उस बच्चे के पास तो अपने शरीर को ढकने के लिए स्किन तक नहीं थी। और इसे देखकर डाइगो समझ जाते हैं कि डीमंस उसके बच्चे को चाहते हैं, इसलिए वो अब अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करते हैं और उसे एक बूढ़ी औरत को देकर मारने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को मारने की जगह उसे एक नाव में रखकर नदी में छोड़ देती है। अब ये बच्चा एक डॉक्टर को मिलता है जो लोगों के प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स बनाता था, मतलब ये लोगों के बॉडी पार्ट्स को लकड़ी के बने हुए नकली बॉडी पार्ट्स से रिप्लेस कर देता था। अब ये डॉक्टर उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसके शरीर पर नकली बॉडी पार्ट्स को लगा देता है। ऑल्दो इस बच्चे को पहली बार देखकर ये डॉक्टर भी हैरान ही था कि ये बच्चा आखिर जिंदा है भी कैसे। अब हाँ, इस बच्चे के जिंदा रहने के पीछे भी एक सीक्रेट है जो आगे चल के स्टोरी में हमें पता चलता है। अब जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, वो डॉक्टर नोटिस करता है कि इस बच्चे के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है, जैसा कि उसके पास आंखें नहीं है, लेकिन वो हर लिविंग थिंग की सोल को देख सकता है। उसे किसी तरीके का पेन महसूस नहीं होता और फॉर सम रीजन वो मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करता है। इसलिए ये डॉक्टर अब उसे लड़ना सिखाता है ताकि वो खुद से जिंदा रह सके और उस बच्चे को नाम देता है याकीमारू। अब सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे बच्चे पर जिसका नाम होता है डोरोरो। अब डोरोरो अपने गांव के लोगों का सामान चुरा कर उसे मार्केट में बेचा करता था, इसलिए अब कुछ लोग डोरोरो को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाते हैं। अब ये लोग जब डोरोरो को मार रहे होते हैं, पर तभी इनके पीछे से एक मट मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है। अब ये मॉन्स्टर उन सभी को मारने लगता है और जैसे ही डोरोरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर याकीमारू आ जाता है। अब याकीमारू उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और कुछ देर बाद उसे बीट कर देता है। अब जैसे ही ये मॉन्स्टर मरता है, याकीमारू का मास्क जमीन पर गिर जाता है और हमें देखने को मिलता है कि याकीमारू की स्किन उसके शरीर पर वापस आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम हॉल ऑफ हेल को देखते हैं। अब ये वही जगह है जहाँ डाइगो ने 12 डीमन गॉड्स से डील की थी। अब यहाँ रखी हुई 12 डीमन गॉड्स की मूर्तियों में से एक मूर्ति टूट जाती है। अब ये चीज सिंबलाइज करती है कि वो डीमन गॉड मारा जा चुका है और उसके साथ डाइगो की जो डील थी वो अब ब्रेक हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है याकीमारू और डोरोरो पे, जहाँ डोरोरो याकीमारू की फाइटिंग स्किल्स को देखकर उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। और हाँ, यहाँ डोरोरो याकीमारू के जरिए पैसे कमाने की सोच रहा था। लाइक ये लोग अलग अलग गाँव में जाएंगे, वहाँ के मॉन्स्टर्स को मारेंगे और उनसे पैसे वसूल करेंगे, ये सब। पर याकीमारू को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो डोरोरो को सुन ही नहीं सकता। और हाँ, वो डोरोरो की सोल को देख सकता था जो कि प्योर थी, इसलिए वो डोरोरो को अपने साथ आने देता है। अब ये लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर गांव के लोगों को बहुत समय से मार रहा था। अब डोरोरो गांव वालों से नेगोशिएट करता है कि वो कुछ पैसों के बदले उस मॉन्स्टर को मार देगा, मतलब मारेगा तो याकीमारू, डोरोरो तो बस पैसे कमा रहा है। और हाँ, अब गाँव वाले याकीमारू और डोरोरो को अपने विलेज चीफ के पास ले जाते हैं जिसका नाम होता है बंडाई। अब ये एक लड़की है जो कि बीमार भी हो रखी है। अब जैसे ही याकीमारू बंडाई के सामने आता है, वो अचानक उस पे हमला कर देता है, पर गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और याकीमारू और डोरोरो को उनके चीफ पर हमला करने के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं। पर ये दोनों यहाँ पर अकेले नहीं थे, इनके साथ यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी था और उसके पास याकीमारू की तरह आंखें नहीं थी और ये भी लोगों की सोल को देख सकता था। अब ये लोग वहाँ पर आए ही थे, पर तभी इन्हें एक इविल प्रेजेंस महसूस होती है और हम देखते हैं कि वहाँ एक मॉन्स्टर आ चुका था जिससे याकीमारू फाइट करता है और उसे घायल कर देता है। अब वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर याकीमारू उसका पीछा करता है और उस मॉन्स्टर का पीछा करते करते वो पहुंच जाता है विलेज चीफ वंडाई के घर पर। और हमें पता चलता है कि विलेज चीफ वंडाई ही वो मॉन्स्टर है जो लोगों को मार रही है। और गांव वाले इस चीज में उसके साथ मिलकर ट्रेवलर्स को मार देते हैं और उनके पैसे को चुरा लेते हैं और वंडाई उनके शरीर को खा जाती है। अब वंडाई वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन याकीमारू किसी तरीके से उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। और अब ये लोग उस बूढ़े आदमी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में ये बूढ़ा आदमी डोरोरो को याकीमारू के बारे में बताता
है कि कैसे याकीमारू बिना किसी बॉडी पार्ट्स के जन्म लेता है और जूकाई उसे अडॉप्ट कर लेता है। अब ये जूकाई वही डॉक्टर है और वो बताता है कि अगर याकीमारू को उसकी बॉडी वापस चाहिए तो उसे सभी डीमन गॉड्स को मारना होगा। और हाँ, वो यहाँ पर ये भी बताता है कि याकीमारू के बाद सर डाइगो को एक और बच्चा होता है जिसका नाम तोहामारू होता है। और हाँ, ये तोहामारू का कैरेक्टर स्टोरी में आगे चल के एक बड़ा रोल निभाने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है एक अनजान जगह पर जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम तानुश्के होता है उसने कई सारे ट्रेवलर्स को मार दिया होता है और इसी रास्ते से याकीमारू और दोरोरो भी आ रहे होते हैं। और जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तब तानुश्के उनके ऊपर अटैक कर देता है और याकीमारू उससे फाइट करने लग जाता है। पर दोरोरो उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम इतने सारे लोगों को मार रहे हो जबकि तुम उन्हें जानते तक नहीं हो। तब वो उन्हें बताता है कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है बल्कि उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो एक कर्स्ड स्वॉर्ड है जो उससे ये सब करवा रही है। असल में ये स्वॉर्ड 12 डीमन गॉड्स में से एक है जिसका नाम निहील है और ये स्वॉर्ड जिसके भी हाथ में होती है उसे कंट्रोल कर पाती है और हमेशा ब्लड की डिमांड करती है। अब वही इन दोनों की फाइट में तानुश्के याकीमारू की लेग को टारगेट करता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड याकीमारू के पैर पर अटक जाती है और याकीमारू अपने पैर को अपने शरीर से अलग कर देता है और अपने पैर और स्वॉर्ड को खाई के नीचे फेंक देता है। लेकिन तानुश्के याकीमारू पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो खुद भी खाई के नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की के ऊपर जिसका नाम ओशुशी होता है और वो देखती है कि ऊपर खाई से एक आदमी नीचे गिर गया है और जब वो उस आदमी के पास जाती है तब उसे पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका भाई तानुश्के है। अब ओशुशी तानुश्के को अपने घर पर ले जाती है और हमें तानुश्के का पास्ट दिखाया जाता है। अब तानुश्के एक सामुराई था जिसे 5 साल पहले एक वॉर के चलते अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा और हाँ, तानुश्के के पास फैमिली के नाम पर सिर्फ उसकी बहन ओशुशी ही थी। अब वही वॉर में तानुश्के को उसके ही लोगों को मारने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने किंग के साथ बिट्रेल किया था। पर तानुश्के अपने ही लोगों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और इसीलिए वो किंग तानुश्के को एक स्वॉर्ड देता है और कहता है कि भले ही तुम उन्हें ना मार पाओ पर वो स्वॉर्ड जरूर मार देगी, इसलिए आप उस स्वॉर्ड का यूज करो। अब जैसे ही तानुश्के उस स्वॉर्ड का यूज करता है वो अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है और उन सभी लोगों को मार देता है। अब वहीं वो किंग बोलता है कि ये स्वॉर्ड सच में वर्क करती भी है या नहीं ये अभी तक मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता चल चुका है। और वहीं दूसरी तरफ तानुश्के पूरी तरीके से उस स्वॉर्ड के पोजीशन में आ चुका था और वो स्वॉर्ड अब और भी ज्यादा ब्लड को डिमांड कर रही थी, इसीलिए तानुश्के वहां मौजूद सामुराइज को भी मारना चालू कर देता है और धीरे धीरे सभी सामुराई के साथ साथ उस किंग को भी मार देता है और उसी समय से तानुश्के लोगों को मारता हुआ आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में जहाँ ओशुशी अनकॉन्शियस तानुश्के को अपने घर पर लेकर आ चुकी थी। अब कुछ देर बाद जब तानुश्के को होश आता है तो वो वापस अपनी स्वॉर्ड के पास जाने का डिसाइड करता है लेकिन ओशुशी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तानुश्के ओशुशी को छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दोरोरो को जो याकीमारू के पैर को ढूंढ रहा होता है और जब दोरोरो को याकीमारू का पैर मिलता है तब उसमें तानुश्के की स्वॉर्ड अटकी हुई थी, इसलिए दोरोरो उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को पकड़ता है वो उसके पोजीशन में आ जाता है और अब दोरोरो उस स्वॉर्ड को लेकर पास में ही मौजूद एक गांव में चला जाता है और दोरोरो के पीछे याकीमारू भी वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर दोरोरो और याकीमारू के बीच में एक क्लैश होता है जिसमें याकीमारू दोरोरो से उस स्वॉर्ड को अलग कर देता है पर तभी वहां पर तानुश्के आ जाता है जो उस स्वॉर्ड को लेकर वापस याकीमारू से फाइट करने लग जाता है। पर इस बार याकीमारू उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और तानुश्के उस स्वॉर्ड के पोजीशन से बाहर आ जाता है और जैसे ही ये स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय होती है याकीमारू के नकली कान जमीन पर गिर जाते हैं और उसके पास असली कान आ चुके थे, मतलब अब याकीमारू सुन सकता था। और हाँ, इससे पहले याकीमारू ने जो लेडी बंडाई को मारा था उससे उसके पास चीजों को टच करने की और फील करने की एबिलिटी आ गई थी, पिछली बार मैं बताना भूल गया था। और हाँ, अब ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अब इस वीडियो में मैंने दोरोरो एनिमे के लगभग 4 एपिसोड्स को कवर किया है और आगे के एपिसोड्स को मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो उन वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।